डियर फ्रेंड, चलिए आज हम सीखेंगे टीचर एप्टीट्यूड और वो भी आज 30 प्रश्न होंगे जिसमें से कि आपको भी करना है और देखना है कि 30 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, आप इसका आंसर देंगे। अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान चीज़ क्या होता है? क्या उसकी नौकरी है, या उसकी गरिमा एवं मर्यादा है, या छात्रों का विश्वास है, या उसकी शिक्षण के प्रति आस्था है? तो देखिए, बच्चे को सीखने से मतलब है, उसकी नौकरी से मतलब नहीं है, तो पहला तो आंसर नहीं होगा। उसकी गरिमा और मर्यादा है, उससे कोई भी मतलब नहीं है। छात्रों का विश्वास है, उसकी प्रशिक्षण के प्रति आस्था है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, छात्रों का विश्वास हो जाएगा। आप जिसे पढ़ा रहे हैं या आप अध्यापक बनेंगे तो आपका सबसे बड़ी मूल्यवान यही होगा, छात्रों का आपको विश्वास जीतना है। यानी कि आप अच्छे से पढ़ाएंगे तभी आप छात्रों का विश्वास जीत सकते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। अगला प्रश्न है, अच्छा अध्यापक वो है जो मेधावी व परिश्रमी हो। मेधावी व परिश्रमी हो या न हो उससे मतलब नहीं है। अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, सदा जीवन व्यतीत करता हो। सादा जीवन व्यतीत करो या सूट बूट या फिर आप कैसे भी हो, उससे मतलब नहीं है। अपने विषय में प्रवीण हो, इससे भी मतलब नहीं है। मतलब ये है कि अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, यानी कि आप जिसे पढ़ा रहे हैं आपको सच्ची लगन से आप उसे पढ़ा रहे हैं, और सच्ची लगन से आप सभी पढ़ा पाएंगे जब आप दृढ़ निश्चय करेंगे और निपुणता से उसे पढ़ाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 आपके स्क्रीन पर, इसका आंसर करें। कह शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से क्या होता है बताइए? लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है, या फिर आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, या ये सभी होता है। ठीक है, तो आप देखिए शिक्षा के प्रसार से क्या होगा। पहला, लोकतंत्र मजबूत होगा, सही बात है। शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से अंधविश्वास में भी कमी आएगी, यानी कोई शिक्षित होगा तो अंधविश्वास में ज़्यादा ध्यान नहीं देगा। आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, ये भी सही है। आर्थिक अगर पढ़ा लिखा रहेगा तो उसकी जो आर्थिक स्थिति है, जो पगार है, वो भी उसको अच्छा मिलेगा। अगर कोई मूर्ख होगा या फिर मान लीजिए उसको पढ़ा लिखा नहीं होगा तो भी दिक्कत होगा। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे तीनों ही आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न करिए, कह रहे आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे? अजनबी की तरह व्यवहार करेंगे? जी नहीं, अजनबी की तरह हम व्यवहार नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा वो विद्यार्थी है, यानी स्टूडेंट है। उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे? बात तो करेंगे जी, बात क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा वो तो विद्यार्थी है। ठीक है, बहुत गंभीर होकर बात करेंगे या मित्रों की तरह? देखिए, मित्रों की तरह तो आप बात कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर मित्रों की तरह आपका स्टूडेंट है, आप वो हाथ मिलाने लग गए एकदम हाय हेलो, नहीं, वैसा नहीं। आपको गंभीर होकर बात करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, कह रहे शिक्षण क्या है? एक कौशल है, एक कला है, एक क्रिया मात्र है, या एक तपस्या है? देखिए, शिक्षक एक कला नहीं है, एक क्रिया मात्र नहीं है, एक तपस्या नहीं है। शिक्षण एक कौशल है, और कौशल कैसे आता है? स्किल। आप जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, तो आपका शिक्षण क्या है? एक कौशल है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 6 आपके स्क्रीन पे है, जरा आप देखिए और आंसर दें। शिक्षा तभी सार्थक होगी जब पाठ्यक्रम केंद्रित हो, पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो, या समाज केंद्रित हो। देखिए, शिक्षा तभी सार्थक होगा, पाठ्य केंद्रित से मतलब नहीं है, छात्र केंद्रित हो, यानी छात्रों को देखकर आपको पाठ्यक्रम तैयार करना होगा। मान लीजिए कोई स्टूडेंट 6 क्लास में है और आप उसे 8th क्लास का सिलेबस दे रहे हैं, तो बात नहीं बनेगी। मान लीजिए रोजगार केंद्रित हो, आप जो पढ़ा रहे हैं रोजगार केंद्रित नहीं हो, आप छात्र को केंद्रित होकर आप बच्चों को सिखाएंगे, समझाएंगे, तभी वो सीख पाएगा, तो ये नहीं होगा। समाज केंद्रित हो, हमारे समाज से लेना देना नहीं है, छात्र से लेना देना है, क्योंकि हम छात्र को पढ़ा रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? जो शिक्षण है, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? प्रधानाचार्य का है,
शिक्षकों का है या फिर सरकार का है या शिक्षाविदों का है? देखिए, शिक्षण आप पढ़ाई करा रहे हैं तो आप शिक्षा का जो समाधान है वो आप करेंगे, यानी प्रधानाचार्य नहीं करेगा, वो तो मैनेजमेंट करेगा, प्रबंधक करेगा। ठीक है, सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम तो है कि स्कूल खोल देना, टीचर की अपॉइंटमेंट कर देना। तो शिक्षाविद का मतलब होता है जो विद्वान होते हैं। विद्वान का काम नहीं है शिक्षा देना। आप टीचर बन रहे हैं तो आपको शिक्षा देना पड़ेगा, यानी कि शिक्षकों का काम है शिक्षा देना। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 8 है, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं, बताओ। उनके प्रधानाचार्य तो अपॉइंटमेंट कर देते हैं, प्रधानाचार्य का प्रबंधक का कार्य होगा, तो प्रधानाचार्य तो नहीं होगा। उनके शिष्य, समाज के संभावनांत लोग, समाज कैसे चेक करेगा शिक्षक सही पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा? वो तो बच्चे देखेंगे ना, तो ये बच्चे उनके शिष्य पता कर लेंगे कि आपका आचरण कैसा है, यानी टीचर का आचरण कैसा है, विशेषज्ञ नहीं करेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 आपके स्क्रीन पर आंसर करें। आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, देखिए आप शिक्षा अगर अच्छे से ग्रहण कर लेंगे तो नौकरी तो मिल ही जाएगी। तो यहाँ पे शिक्षा का उद्देश्य, मूल उद्देश्य ये नहीं है। छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास। ये छात्रों की मानसिक योग्यता का तो विकास होगा ही, लेकिन और देख लेते हैं। कह रहे छात्रों को साक्षर बनाना। छात्रों को साक्षर तो बना ही रहे हैं, ये भी हो रहा है, मानसिक विकास भी हो रहा है। शिक्षा ग्रहण के बाद नौकरी तो खैर मिल ही जाएगा। तो आप यहाँ पे देखो, इन चारों में ऑप्शन देखिए कैसे पूछे जाते हैं। इन चारों ऑप्शन में जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो आंसर देना है आपको। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे सभी होता तो वो आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे कह रहा है बालकों का सर्वांगीण विकास। लेकिन देखिए, शिक्षा का उद्देश्य यही है कि जब आप शिक्षा दे रहे हो तो उसका सर्वांगीण विकास होना चाहिए। सर्वांगीण विकास का मतलब उसमें देखो नॉलेज, ज्ञान भी बढ़े, शारीरिक भी बढ़े, मानसिक भी बढ़े, सामाजिक भी बढ़े, यानी कि सभी का विकास होना जरूरी है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, आप इसका आंसर करेंगे। करें, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? शिक्षा के उद्देश्यों को, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को, या फिर शिक्षण और अनुसंसाधनों को। तो यहाँ पे देखिए, पाठ्यक्रम जब आप निर्माण करोगे तो आपका उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि आप जो पढ़ा रहे हो या फिर पाठ्यक्रम निर्माण कर रहे हो उसका क्या उद्देश्य है, या फिर फालतू का आपने बना दिया, कोई इसका मतलब ही नहीं है, कोई लेना देना है ही नहीं। तो यहाँ पे शिक्षा का उद्देश्य भी होना चाहिए पाठ्यक्रम निर्माण करने के लिए। ऑप्शन बी कह रहे हैं कि छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं। हाँ, आप जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो उसकी, छात्रों की आवश्यकता क्या है, उसकी रुचि किस में है, उसकी योग्यता क्या है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, शिक्षण अनुशासन से बच्चों का कोई मतलब नहीं है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पे ए और बी, यानी कि दोनों। ठीक है, प्रश्न नंबर देखिए 11वां। एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई? छात्रों के लिए प्रेरणादायक, अध्यापकों के लिए, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, कुशल प्रबंधक। देखिए, एक प्रधानाचार्य क्या करेगा, एक प्रेरणादायक भी होना चाहिए। उसके बाद अध्यापकों के लिए समानता का भावना रखना होना चाहिए, यानी कि जब आप जो प्रधानाचार्य हैं या कोई हैं तो सभी अध्यापकों को समान नज़र से देखेगा वो, यानी कि किसी टीचर को अच्छे से व्यवहार कर रहा है, किसी को बेकार कर रहा है। कुशल प्रबंधक, हाँ, एक अच्छा प्रबंधक भी होना चाहिए, मैनेजमेंट भी होना चाहिए, नहीं तो अगर अच्छा मैनेजमेंट नहीं होगा तो स्कूल या फिर विद्यालय नहीं चल पाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 कह रहा है, एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण क्या है? एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण क्या है? तो देखिए, श्रेष्ठतम गुण क्या होता है कि अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण। ठीक है, अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र, अध्यापक के प्रति उच्च विचार, या अध्यापक की धर्मनिरपेक्षता।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, उच्च चरित्र से मतलब नहीं है, विचार से मतलब नहीं है, धर्मनिरपेक्षता से मतलब नहीं है। अध्यापक अगर हैं तो पूर्ण समर्पण होना चाहिए, यानी कि आप एक अध्यापक हैं तो आपका पूर्ण रूप से उसी में समर्पण होना चाहिए कि आप बच्चों को प्रति लगन से आप उसके पढ़ाएं। प्रश्न नंबर 14 है आपके स्क्रीन पर, इसका आंसर करें। करें, अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? यानी जो अध्यापक होता है समाज तथा छात्रों के प्रति, प्रधानाचार्य के प्रति। प्रधानाचार्य के प्रति जवाबदेही कुछ नहीं होता है। बच्चों को पढ़ा रहे हो तो बच्चों के प्रति आपको अभिभावकों के प्रति भी नहीं, सरकार के प्रति भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए, समाज तथा छात्रों के प्रति। छात्रों को आप पढ़ाएंगे तो समाज आपसे एक्सपेक्ट करेगा और विद्यार्थी से भी समाज में मिलजुल। ये नहीं कि विद्यार्थी आप सही विचार दे रहे हैं लेकिन वो घर में जाके उड़दंग मचा रहा है या समाज के प्रति मिलजुल नहीं रहा है, तो वहाँ पे भी दिक्कत हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर दें। करेक्ट, ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा, आपने देखा होगा ना, स्कूल से बच्चे जाते हैं, स्कूल से भाग जाते हैं, जैसे ग्रामीणों में होते हैं, ऐसे बाहर में नहीं होता है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत होता है। बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल से भाग जाते हैं। पढ़ाई छोड़ने का कारण क्या होता है? या फिर 5वीं 6वीं करते हैं, पढ़ाई वो छोड़ देते हैं, तो इसका क्या कारण है? स्कूल का नीरस वातावरण, यानी कि स्कूल में वातावरण सही नहीं है, इसलिए बच्चा वहाँ ना पढ़ाई होता है, यहाँ पे भाग जाता है। छात्रों का बाल श्रमिक बनने की लालसा, आपने देखा होगा कि अगर 10-8 साल होता है बच्चे श्रमिक बन जाते हैं, मजदूर बन जाते हैं, तो ये भी नहीं होगा। कह रहे छात्रों का अध्यापक से डरना, देखिए सभी टीचर्स उस तरह से नहीं होते, जैसे आप कहते हैं आम भाषा में वो टीचर बहुत खड़ूस है, तो सारे टीचर तो खड़ूस नहीं होते हैं ना, तो ये भी आंसर नहीं दे सकते हैं आप, और या ये भी नहीं, तो ये सभी होगा ही नहीं। ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा, स्कूल का नीरस वातावरण, यानी कि स्कूल का वातावरण सही नहीं है जिसके कारण बच्चा वहाँ जाता नहीं है, या फिर विद्यालय छोड़ देता है, और या फिर विद्यालय से भाग जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 आपके स्क्रीन पर, इसका आंसर करें। कह रहे अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। मान लीजिए जो अध्यापक पढ़ाई करा रहे हैं उसकी कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति देकर, यानी कि जैसे परीक्षा फल हुआ, आप उसे एग्जाम ले लें या एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाया तो उसको पद उन्नति कर दें। इससे मतलब नहीं है, पद उन्नति से आपका कार्य क्षमता से कोई लेना देना है ही नहीं, तो ऑप्शन ये नहीं होगा। कड़े स्कूल प्रशासन द्वारा, यानी कि आप मान लीजिए प्रिंसिपल हैं, प्रधानाचार्य हैं, और टीचर को बहुत एकदम प्रशासन उसको बहुत ज़्यादा उसको कठोर कार्रवाई कर रहे हैं, या फिर तो उसके लिए भी आपका नहीं चलेगा। नॉर्मल होना चाहिए, कहीं कहीं हाइपर भी होना चाहिए, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा उसको कड़ी प्रशासन कर रहे हो तो फिर टीचर आपके साथ कुशलता से व्यवहार नहीं करेंगे। अध्यापक के कार्यों की सराहना करके, ठीक है, अध्यापकों के कार्यों की सराहना करके, हाँ आप है ना जो पढ़ा रहा है उसको और सराहना करो, हाँ आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, बहुत अच्छी पढ़ा रहे हो, तो वो क्या करे, उनके पद में एक मर्यादा पैदा होगा और उसको लगेगा हाँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वो और उसको और कार्य क्षमता वो बढ़ाएगा कि मुझे और सावश्य होगा। ठीक है, अच्छा वेतन भी देकर नहीं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर करें। कह रहे शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है, महिलाओं के लिए, पिछड़े के लिए, बालकों के लिए, या फिर ए और बी दोनों के लिए? आप आंसर दीजिए। तो यहाँ पे ए और बी दोनों के लिए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि महिलाओं के लिए भी होगा शिक्षा का शक्ति, और पिछड़े के लिए भी, समझ रहे हैं, दोनों। यानी महिलाओं को आप पढ़ाओगे तो शिक्षा बढ़ेगी, वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा। यानी कहता है कि एक महिलाओं को अगर पढ़ा दो तो यानी कि परिवार के सभी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर एक पुरुष को पढ़ा दोगे तो पुरुष को पढ़ाओगे तो वो काम पे चला जाएगा, तो बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? तो महिलाओं को पढ़ाओगे तो वो घर पे रहती हैं, तो वो बच्चों को अपना भी देख रेख करेंगी और बच्चों को पढ़ा लेंगी। तो इसलिए महिलाओं को पढ़ाना बहुत ही अति आवश्यक है। प्रश्न नंबर 18 है आपके स्क्रीन पर, उसका आंसर करेंगे। भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? आपने देखा होगा कि शिक्षित लोग हैं, बहुत शिक्षा कर लिया लेकिन फिर भी वो बेरोजगार है। सरकार की रोजगारी के लिए ठोस नीति का न होना, ठीक है, या फिर शिक्षा का व्यापक प्रसार, उद्देश्यहीन शिक्षा, या घटिया स्तर की शिक्षा। देखिए, सरकार की रोजगार के लिए ठोस नीति का न होना, देखिए अब
इसमें ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि सरकार की रोजगारी के लिए सरकार तो आपको बस पढ़ा रहा है, पढ़ाने के बाद आपको उसमें ठोस नीति नहीं है। इसमें शिक्षा का व्यापक प्रसार, इसका भी कोई मतलब नहीं है। उद्देश्यहीन शिक्षा यानी ये हो जाएगा। अब ये क्यों होगा? क्योंकि देखिए आप जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, मान लीजिए कोई कॉमर्स से 12th कर लिया लेकिन उसका जीवन में कहीं यूज कर ही नहीं रहा है, तो उद्देश्यहीन तो शिक्षा ग्रहण किया ना, जिसके कारण उसे नौकरी नहीं मिल पा रही है। घटिया स्तर की शिक्षा तो ये नहीं कह सकते, ये हम ये कह सकते हैं कि उद्देश्यहीन शिक्षा प्राप्त हो रहा है। इसीलिए हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा क्या है? व्यक्ति को विद्वान बनाती है, व्यक्तियों को स्वावलंबी बनाती है। देखिए विद्वान शिक्षा जब आप ग्रहण कर लोगे तो विद्वान तो खैर बनोगे ही बनोगे, व्यक्तियों के स्वावलंबी भी बनाती है। यानी कि आपके जो अगर शिक्षा ग्रहण कर लेता है तो उसके बातचीत में, व्यवहार में, चलन में, स्वभाव में, सब चीज़ में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, व्यक्तियों को अर्थोपार्जन योग्य बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये योग्य बनाती है, ये तो खैर है ही। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा होना चाहिए कि देखिए विद्वान तो खैर आप देखो, अगर आपने शिक्षा मान लिया 10वीं पढ़ लिया या 8वीं पढ़ लिया तो विद्वान तो बनोगे ही ना। शिक्षा का मतलब क्या है कि अगर आप 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं पढ़ लिया या फिर आपको नॉलेज हो गया तो आप विद्वान नहीं बनेंगे, शिक्षा तो ग्रहण कर लिया आपने। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, ये सभी नहीं होगा, व्यक्तियों का नहीं होगा और विद्वान। आप यहाँ पे ये कह सकते हैं व्यक्तियों का स्वावलंबी, स्वावलंबी यानी कि उसका अंदर जो चलने की, रहने की, बोलने की जो कार्यशैली है वो अलग हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। प्रश्न नंबर 20 से देखिए, कह रहे किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? यानी कि आप जब पढ़ा रहे हो तो जब कक्षा है उस कक्षा का जो नेतृत्व है सबसे उत्तम माना गया है। प्रभुत्ववादी, सभी का मिला जुला रूप, लोकतंत्रांतिक या प्रयोजनवादी। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हमारा प्रभुत्ववादी नहीं होगा, सभी मिला जुला नहीं होगा। क्योंकि देखो कोई बच्चे का क्या होता है कि उसकी जो सीखने की क्षमता होता है ज़्यादा आती है, किसी बच्चे की कम होती है। तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते। प्रयोजनवादी नहीं होगा, हम ये कह सकते हैं लोकतांत्रिक होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए 21वां है प्रश्न नंबर, कह रहा है अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है। मुलाकात दिवस का मतलब होता है पीटीएम यानी पेरेंट्स टीचर मीटिंग। आपने सुना होगा, देखा होगा कि छोटे बच्चों में ज़्यादा पेरेंट्स टीचर यानी कि पीटीएम रखा जाता है, बड़े में नहीं रखता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं माध्यमिक में नहीं होगा, सेकेंडरी में नहीं होगा, ये क्योंकि बड़े बच्चे हैं। कॉलेज में तो होता ही नहीं है, वहाँ तो बस अपनी मर्जी है, जाओ आओ, जाओ शर्म आओ शर्म। इसलिए हम ये कह सकते हैं जो प्राइमरी कक्षा है यानी कि प्राइमरी कक्षा में अभिभावक मुलाकात दिवस सबसे ज़्यादा रखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, और रखना भी चाहिए, जिससे क्या होगा कि पेरेंट्स को पता चल जाए और टीचर को भी पता चल सके और दोनों में समन्वय यानी स्थापित हो सके। ठीक है, प्रश्न नंबर 22 है आपके स्क्रीन पर, इसका आंसर करें। कह रहे ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो गाँव हैं, पिछड़े तबके ग्रामीण लोग जहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे क्या होना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में? प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार, नगरीय सुख सुविधाओं का विस्तार। देखिए ग्रामीण का बात कर रहे हैं तो नगरीय में कोई मतलब ही नहीं है। उच्च शिक्षा का प्रसार, जब ये प्राइमरी शिक्षा नहीं होगा तो उच्च होगा कैसे? तो ये सभी तो होगा नहीं। ऑप्शन हो जाएगा हमारा प्राइमरी और प्रौढ़ शिक्षा। प्राइमरी देखिए शिक्षा अगर होगा तो बच्चे शिक्षित होंगे। अगर प्रौढ़ शिक्षा होगा, प्रौढ़ मतलब होता है जिसकी उम्र 30 साल से ज़्यादा हो, यानी कि 30 ईयर से ज़्यादा हो, तो अगर वो सीखेंगे तो अपने बच्चों को अच्छे तरह से शिक्षा को दे सकेंगे, उसे समझा सकेंगे, उसे पढ़ा सकेंगे, शिक्षित कर सकेंगे। इसलिए प्राइमरी और प्रौढ़ दोनों का शिक्षा का प्रसार होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपने देखा होगा कि एक समय पहले चल रहा था क्या, वृद्धा शिक्षा यानी कि जो वृद्ध लोग थे उनको शिक्षा दिया जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 23 आपके स्क्रीन पे, इसका आंसर करें। करें प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से आशा करता है, जो प्रधानाचार्य क्या आशा करता है? समर्पण निष्ठा की, आज्ञा पालन भाव की, योग्यता एवं ज्ञान की। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? देखिए जो प्रधानाचार्य वो सोचता है कि समर्पण हो यानी कि शिक्षा के प्रति समर्पण हो, आज्ञा पालन हो। मान लीजिए अगर आप प्रधानाचार्य है, अब वो आपको कुछ कह रहे हैं उसका आज्ञा पालन ही नहीं कर रहे हो तो दिक्कत हो जाएगी ना, अपना ही चलाओगे तो स्कूल चलेगी नहीं। योग्यता एवं ज्ञान की, अब आपके पास योग्यता नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, तो बच्चों कैसे पढ़ाओगे? तो प्रधानाचार्य ये सभी के सभी चाहता है एक टीचर के अंदर हो, एक अध्यापक के अंदर हो।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24 आपकी स्क्रीन पे इसका आंसर करेंगे। कह रहे हैं अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों, कह रहे हैं अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से आशा करता है। जो अभिभावक हैं जैसे कि प्रधानाचार्य हैं वो टीचर से आशा करते हैं। जो अध्यापक हैं ये जो अभिभावक हैं वो अध्यापकों से आशा करता है क्या? निष्पक्ष व्यवहार की, सहानुभूति एवं प्रेम की, योग्यता एवं ज्ञान की। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे, देखिए क्या होगा। देखिए निष्पक्ष व्यवहार ये भी होना चाहिए। मान लीजिए एक बच्चे को अच्छे तरह से पढ़ा रहा है, एक बच्चे को नहीं पढ़ा रहा है, कोई गरीब घर का है तो उसको नहीं पढ़ा रहा है, कोई अमीर घर का है तो उसको पढ़ा रहा है। ये नहीं होना चाहिए, एक निष्पक्ष होना चाहिए, चाहे अमीर हो या गरीब हो या पिछड़ा हो या तबका हो, दलित हो वंचित हो, सभी को एक नज़रिया से वो पढ़ाएंगे, एक नज़रिया से देखेंगे। ठीक है। सहानुभूति एवं प्रेम की, देखिए ये भी होना चाहिए, सहानुभूति भी हो प्रेम भी हो। ये नहीं कि बच्चों को पढ़ा रहे हो एकदम जैसे आया हुआ है, होमवर्क किया कि नहीं किया, 2 लट लगा दिया, तो वो नहीं होना चाहिए। सहानुभूति होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। योग्यता एवं ज्ञान की, योग्यता और ज्ञान से मतलब नहीं है, मतलब यह है कि बच्चे आपके ज्ञान हो या ना हो, पेरेंट्स को यानी कि अभिभावक को थोड़े मतलब है कि उनके बच्चों को आप पढ़ाओ सहानुभूति से, सब शिक्षक को, सभी विद्यार्थियों को निष्पक्ष व्यवहार से देखो, एक नज़रिए से देखो। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा कौन सा? डी हो जाएगा, यानी कि ए और बी। प्रश्न नंबर 25, यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे बताओ? इस विषय पर मित्रों से सलाह लेंगे, स्पष्ट मना कर देंगे या सहर्ष तैयार हो जाएंगे, कुछ देर का समय मांगेंगे? आप बताइए। तो ऑप्शन देखिए, अगर आप किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए बोलेगा, इस विषय पर मित्र से सलाह लेंगे। मित्र से क्यों सलाह लेंगे भाई? आप एक टीचर हैं, अगर आप मान लीजिए आप विद्यालय में एक टीचर हैं और टीचर आप हैं, तो अगर आपको एकदम से बोला जाएगा कि एक भाषण देने के लिए, तो मित्र से आप सलाह लोगे तो वहाँ टाइम खत्म हो जाएगा। मना नहीं कर सकते हैं, अगर आप टीचर हैं तो आप मना करेंगे तो आपकी भी इंसल्ट हो जाएगी और आपको गिल्टी सा फील होगा। सहर्ष तैयार हो जाएंगे, कुछ देर का समय लेंगे। जब आपको बोल दिया गया तो आप समय मांगेंगे तो फिर वो सही नहीं रहेगा। आप सहर्ष तैयार हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि आप एक टीचर हैं। आप टीचर हैं, तो अगर आप टीचर हैं और आपको सीनियर यानी कि जो प्रधानाचार्य अगर आपको बोल देते हैं कि आप भाषण देने के लिए, तो आपको सहर्ष खुशी होकर आपको भाषण देना चाहिए, क्योंकि आप अगर नहीं जाएंगे तो वो टीचर का एक मुख्य गुण नहीं होगा। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। 26 कह रहे आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना चाहिए। बात सही है कि आज का टेक्नोलॉजी का युग हो गया है जिसमें कि मोबाइल से बाकी चीज़ों से रहते हैं, लेकिन उसको ज्ञान नहीं है, पिछड़ापन है। देखिए आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना डैश है, पिछड़ापन है, आवश्यक है, अनावश्यक है, असंभव है। असंभव तो है ही नहीं, आप ज्ञान दे सकते हो। अनावश्यक नहीं, उसको देना चाहिए। पिछड़ापन नहीं, यानी कि आवश्यक है। आज के युग वैज्ञानिक युग में आध्यात्मिक विज्ञान बच्चों को होना जरूरी है। 27वां कह रहे कि विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे सीखने का अवसर मिलता है। सही बात है, विद्यालय में अगर किसी भी कार्यक्रम हो रहा है तो सभी में आपको भाग लेना चाहिए, उसे सीखने को अवसर मिलेगा, व्यक्तित्व का विकास होगा। ये भी सही बात है, व्यक्तित्व को भी विकास होगा। ठीक है। आत्मविश्वास के विकास में सहायता करेगा, यानी सीखोगे, व्यक्तित्व का विकास होगा, आत्मविश्वास के विकास में भी सहायता मिलेगी, यानी कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो आप ये कह सकते हैं ये सभी के सभी आंसर हो जाएगा, क्योंकि विद्यार्थी अब जब आप किसी कार्यक्रम में भाग लेते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलता है, व्यक्तित्व का विकास होता है कि आप किस तरह से रहेंगे, किस तरह से बोलेंगे, आत्मविश्वास आपका यानी कि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बोलने की कार्यशैली, एक दूसरे को देख के आपकी कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28वां कह रहे किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए। किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए। क्या होना चाहिए गुण? आत्मविश्वास, विषय वस्तु का ज्ञान, प्रभावी अभिव्यक्ति या सहृदय। ठीक है। तो ऑप्शन हमारा देखिए क्या हो जाएगा, आत्मविश्वास। किसी विषय वस्तु को आत्मविश्वास से मतलब नहीं है, कह रहे कि किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए। सर्वप्रथम क्या गुण होना चाहिए? आत्मविश्वास नहीं, आत्मविश्वास से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अध्यापक का होना चाहिए क्या?
विषय वस्तु का ज्ञान, विषय वस्तु से भी ज्ञान नहीं। अगर विषय वस्तु का ज्ञान है, बच्चों को आप सिखा नहीं पा रहे हो तो क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रभावी अभिव्यक्तित्व, हाँ ये प्रभावी व्यक्तित्व है आपका, तो बच्चों को आप सर्वप्रथम ये गुण होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं, प्रभावी व्यक्तित्व का मतलब, अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आपके जो ज्ञान है, आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, आप अगर अच्छे से पढ़ा रहे हो, अभिव्यक्ति से पढ़ा रहे हो, तो बच्चे आपको ध्यान से सुन रहे, देख रहे हैं और समझ रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28वां, ये कह रहा है क्या, अगला प्रश्न है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 29 है, कह रहे विद्यालय में खेलों के जो आयोजन का उद्देश्य होता है। आपने देखा होगा विद्यालय में खेलों का भी, गेम का भी आयोजन रखता है, इससे क्या फ़ायदा मिलता है। छात्रों को किसी कार्य में लगाना, ये तो नहीं होगा, छात्रों को कार्य में लगाना उसका मतलब नहीं है। शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाना, प्रतियोगी खेलों के लिए तैयारी करना। देखो हृष्ट पुष्ट तो खैर उससे नहीं होगा, प्रतियोगी खेलों की तैयारी करना ये भी होगा, लेकिन कह रहे हैं इन चारों में सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन क्या है, तो हमारा आंसर होगा डी। क्यों होगा, क्योंकि बालक का सर्वांगीण विकास, यानी कि जब आप खेलों का आयोजन रखते हैं तो उसमें बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। क्या होता है, आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी तैयारी हो जाती है, शरीर भी हष्ट-पुष्ट हो जाता है, आप अगर आपका निरोग हो जाओगे। छात्रों को किसी कार्य में लगाना तो ये नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बालक का सर्वांगीण विकास। 30 ऑप्शन करें, एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संगठन के बारे में आपकी क्या धारणा है। अगर छात्र संगठन का मतलब होता है कि एक टीम में कोई क्या होगा, लीडर होगा, तो लीडर का क्या काम होगा, इनमें कोई लाभ नहीं है, विद्यालय में दादागिरी फैलती है, शिक्षकों के अन्यायों के विरुद्ध लड़ने का एक साधन है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या, डी हो जाएगा, छात्रों में नेतृत्व की बढ़ना। वो मान लो कि एक 4 मेंबर्स हैं, यानी कि 4 या 10 या 20 विद्यार्थी हैं, उस विद्यार्थी में एक अगर संघ है, संगठन है, तो एक लीडर का काम करेगा, तो उसका नेतृत्व की भावना बढ़ जाती है। कोई भी दिक्कत होगा तो एक टीम सभी को बुला लेते हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं होता है। इसलिए आपने देखा हर संगठन में, जैसे स्कूल यूनियन होता है, छात्र संगठन होता है, हर किसी में एक संगठन होता है, तो संगठन होना बहुत जरूरी, क्योंकि एक नेतृत्व करता है, यानी कि लीडरशिप करता है, और फिर कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तो ये है, तो यहाँ पे ये सारे क्या होगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ये थे 30 के 30 प्रश्न।